देखिए, पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, प्रतिबिंब एवं प्रतिबिंब के प्रकार। अब इस वीडियो में हम उसी श्रृंखला में आगे चर्चा करेंगे गोली दर्पण। तो पहला यहाँ से टॉपिक निकलता है आपका गोली दर्पण कि गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण का मतलब है कांच का कटा हुआ कोई भी खोखला ऐसा गोल भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन हो सकता है, उससे हम गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण क्या होता है? कांच का कटा हुआ, मान लो ये हमारा कोई कांच का गोल भाग है, ठीक। इस गोल भाग को हमने यहाँ से काट दिया और काटने के बाद जो इसका भाग बना, इस भाग पर एक स्तंभ यानी एक भाग पर कलई कर दिया है। मान लो हमने उभरे हुए या ऊपर वाले भाग पर कलई कर दी, तो ये आपका एक गोली दर्पण बना। क्या बन गया? ये एक गोली दर्पण बना। इसी प्रकार इसका दूसरा भाग, वो भी एक हमारा गोली दर्पण बना। यहाँ से हमने गोली दर्पण के बारे में समझा कि गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण कांच का कटा हुआ कोई एक खोखला गोल भाग होता है जिससे हम गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण हमारे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला दर्पण होता है आपका अवतल दर्पण। पहला दर्पण कौन सा होता है आपका? अवतल दर्पण। और दूसरा आपका होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब होता है जिस प्रकार हमने इस कांच के कटे हुए खोखले गोल भाग से एक गोली दर्पण का निर्माण किया, कहने के तात्पर्य से हमारे दर्पण बने। दर्पण हमने दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल एक दूसरा अवतल। अवतल दर्पण में क्या होता है? मान लो ये हमारा कोई कांच का कटा हुआ खोखला गोल भाग है जिसके दो स्तर दिखाई दे रहे हैं। एक ऊपर का भाग है जिसे उभरा हुआ भाग कहेंगे, और एक अंदर का भाग है जिसे दबा हुआ भाग कहेंगे। कौन सा भाग कहेंगे? उसे दबा हुआ भाग कहेंगे। तो अगर हम किसी भी गोली दर्पण के उभरे हुए भाग यानी जो उठा हुआ स्थान होता है उस उभरे हुए भाग पर कलई कर दें और जो प्रकाश का परावर्तन हो वो दबे हुए तल से हो, तो इस दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। इस दर्पण को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक इसका विपरीत, अगर हम किसी भी गोली दर्पण में दबे हुए भाग पर कलई कर दें और प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से हो, तो इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इसे कौन सा दर्पण कहते हैं? हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आशा है दर्पण तुम्हारे समझ में आ गया होगा। गोली दर्पण क्या होता है? कोई भी कांच का कटा हुआ खोखला गोल भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन किया जा सकता है, उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका अवतल दर्पण होता है, दूसरा आपका उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का मतलब होता है इसके उभरे हुए भाग पर कलई की जाती है और परावर्तन दबे हुए तल से होता है, उससे हम अवतल दर्पण कहते हैं। दूसरा, जिस दर्पण के दबे हुए भाग पर कलई कर दी जाती है और परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है, उन्हें हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखिए इन दर्पणों से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं। दर्पणों से संबंध क्या पढ़ेंगे? अब हम परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो देखिए किसी भी दर्पण में सबसे पहले होता है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव। दर्पण के ध्रुव का मतलब होता है, मान लो हमने यहाँ पर कोई एक दर्पण ले लिया, ये हमारा कोई दर्पण है। इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, इस दर्पण का, ये हमारा पूरा दर्पण है, इसे हमने मान लिया M1 और M2 कोई एक दर्पण है जिसका इस स्थान पर हमारा मध्य बिंदु है। इस मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। परिभाषा समझ आ चुकी होगी। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे कैपिटल P से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल P से। दूसरी हेडिंग होती है दर्पण का द्वारक। दूसरी हेडिंग क्या होती है आपकी? दर्पण का द्वारक। दर्पण के द्वारक का मतलब होता है जो हमने दर्पण लिया है उस दर्पण का पूरा परावर्तक तल यानी जितने भाग से प्रकाश का परावर्तन हो सकता है,
कहने का मतलब जितना उस दर्पण का संपूर्ण द्वार होता है, परावर्तक तल का व्यास होता है, उसे हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये संपूर्ण भाग है जहाँ से प्रकाश का परावर्तन किया जा सकता है, उसे हम दर्पण का द्वारक को कहते हैं। तीसरा, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या का मतलब आपने पढ़ा होगा गणित विषय के अंतर्गत की त्रिज्या क्या होती है। त्रिज्या का मतलब होता है किसी भी वृत्त के केंद्र से लेकर के उसकी परिधि तक की जो दूरी होती है। मान लो ये हमारा कोई वृत्त बन गया, इस वृत्त का यहाँ पर कैपिटल O केंद्र है, तो इस केंद्र से लेकर के इस परिधि तक की जो दूरी होगी ये हमारी त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या होती है। सेम उसी प्रकार वक्रता त्रिज्या में भी वही होता है कि कांच के कटे हुए किसी भी दर्पण की वह त्रिज्या जिसका दर्पण भाग होता है। कहने का मतलब ये हमारा कोई एक वृत्त है और इस वृत्त से हमने मान लो इतना एक दर्पण का निर्माण किया है और इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसी गोले की त्रिज्या के बराबर होगी जिस गोले का ये दर्पण एक भाग बना था। आ रहा समझ में? दूसरा, वक्रता त्रिज्या के बाद होता है आपका वक्रता केंद्र। क्या होता है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र भी आपका ठीक इसी प्रकार होता है जिस प्रकार आपकी वक्रता त्रिज्या होती है। वक्रता त्रिज्या मैंने आपको बताया कि वक्रता त्रिज्या किसी गोले का या किसी गोले की वह त्रिज्या जिसका दर्पण भाग होता है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र में भी यही होता है, उस गोले का केंद्र यानी जो यह स्थान था, मध्य बिंदु था, केंद्र बिंदु था, तो किसी गोले का वह केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। आपने जाना था त्रिज्या रेडियस होती है जिसे r से प्रदर्शित किया जाता है। वक्रता केंद्र आपका सेंटर होता है जिसे हम c से प्रदर्शित करते हैं। आगे मुख्य फोकस। इसके बाद आपकी हेडिंग आती है मुख्य फोकस। इस हेडिंग को थोड़ा समझते हैं। मुख्य फोकस का मतलब होता है, मुख्य फोकस से पहले आप एक और बिंदु को देखेंगे, मुख्य अक्ष। कौन से बिंदु को देखेंगे आप? मुख्य अक्ष। देखो मुख्य अक्ष का मतलब ये होता है, मान लीजिए ये आपका हमने कोई दर्पण बनाया। क्या बनाया? दर्पण बनाया और इस दर्पण के ध्रुव से लेकर के ये आपकी वक्रता त्रिज्या हो गई। तो इस दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई भी प्रकाश की किरण, जैसे अभी मैं तुरंत में बताने जा रहा हूँ प्रतिबिंब खींचने के नियम, वहां पर हम विस्तृत से इसका अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर समझते हैं मुख्य फोकस का तात्पर्य होता है इस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई भी प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के जाती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। माना यहाँ से कोई हमारी एक प्रकाश की किरण जा रही थी, जो प्रकाश की किरण इस दर्पण से परावर्तित होकर किसी दूसरे बिंदु से मुख्य अक्ष से टकरा के गुजरेगी, जिस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ये हुआ हमारा गोली दर्पण एवं उससे संबंधित सभी प्रमुख प्रकार की परिभाषाएं। एक बार शॉर्ट में सबका रिवीजन कर लेते हैं। गोली दर्पण का तात्पर्य होता है किसी कांच के कटे हुए खोखले गोल भाग को जिसका दर्पण एक भाग होता है उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका अवतल दर्पण होता है और दूसरा आपका उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का तात्पर्य होता है जिस दर्पण के उभरे हुए भाग पर कलई की जाती है, परावर्तन दबे हुए तल से होता है, उसे हम गोली दर्पण का अवतल दर्पण मानते हैं। और जिस दर्पण के दबे हुए भाग पर कलई की जाती है, परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है, उस गोली दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, गोली दर्पणों से संबंधित परिभाषाओं में पहला दर्पण का ध्रुव था। दर्पण का ध्रुव का मतलब होता है दर्पण के जो पूरा परावर्तक तल है उसका जो मध्य बिंदु होता है उसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं।
दर्पण के द्वारक में जिस स्थान से या जितने भाग में प्रकाश का परावर्तन हो सकता है या दर्पण के परावर्तक तल के जो संपूर्ण द्वार होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन होता है उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपने समझा कि दर्पण के जो उस गोले के त्रिज्या को जिसका दर्पण एक भाग होता है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र में आपका ठीक इसी प्रकार था, उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग होता है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। मुख्य फोकस में आपने समझा कि जो मुख्य अक्ष थी, मुख्य अक्ष क्या थी आपके दर्पण के दो वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली जो रेखा थी वो आपके मुख्य अक्ष थी। मुख्य फोकस में क्या होता है, दर्पण की जो मुख्य अक्ष होती है ये इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई भी प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के जाती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसके बाद इसी श्रृंखला में आपकी एक और हेडिंग बचती है फोकस दूरी। कौन सी होती है वो फोकस दूरी। फोकस दूरी का तात्पर्य होता है कि दर्पण के मुख्य फोकस से लेकर के ध्रुव तक की जो दूरी होती है, दर्पण के मुख्य फोकस से लेकर के जो ध्रुव तक की दूरी होती है उससे हम फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी फोकस दूरी हुई, इसे ऐप से प्रदर्शित किया जाता है। तो आज के टॉपिक में यहीं पर समाप्त करते हैं। कल इसी श्रृंखला में हम आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रतिबिंब खींचने के नियम और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।